नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र व अपवाह प्रतिरूप की। हिम के पिघलने व वर्षा से होने वाले अतिरिक्त जल को नदी नालाओं, सरिताओं और वाहिकाओं द्वारा बहाकर ले जाया जाता है। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत है, यहाँ से किसी नदी का उद्गम हो रहा है। हिम के पिघलने और इसमें वर्षा के अतिरिक्त जल के मिलने से नदी एक निश्चित दिशा में उस जल को प्रवाहित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और जिसके द्वारा ये जल बहा कर ले जाया जाता है उसको हम वाहिका। तो ये हमारी क्या होगी? जिसके द्वारा जल को बहाकर ले जाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वाहिका। इसी वाहिकाओं में अनेक वाहिका आकर इसमें मिलती हैं। तो जो बीच की वाहिका होती है इसको हम मुख्य नदी बोलते हैं और जो सहायक वाहिकाएं होती हैं इसको हम सहायक नदियां बोलते हैं, जो इसमें जल आकर इसमें मिलाती है। तो इस जो पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। इस पूरे के पूरे जाल को, इस वाहिकाओं के जाल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। नदियों की दिशा हमेशा भूमि की ढाल के अनुरूप होती है। जैसे भूमि की ढाल होती है, नदियां हमेशा उसी का अनुसरण करते हुए बहती हैं। ढाल स्थायी होने के कारण नदियां हमेशा ही एक ही दिशा में बहती है। जिस प्रकार स्थलाकृति का ढाल होगी उसी का अनुसरण करते हुए नदियां हमेशा एक ही दिशा में बहेगी। क्योंकि ढाल हमेशा स्थायी होते हैं तो नदियां भी एक ही दिशा में बहती रहती हैं। तो जिस संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण पृष्ठीय भू जल के निकास मार्ग को हम क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन। तो जिस पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र पर कोई नदी बह रही है, उस नदी के जाल को हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन। दो अपवाह बेसिनों के बीच के भाग को जल विभाजक या जल संभर बोलते हैं। तो ऐसा उच्च भूभाग जो दो बेसिनों को क्या करता है? अलग करता है। ऐसा भूभाग जो दो बेसिनों को अलग करता है, तो इस भूभाग को हम क्या बोलते हैं? अपवाह जल विभाजक अथवा जल संभर। अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो अपवाह प्रतिरूप किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियों तथा उनकी शाखाओं की व्यवस्था होती है। तो किसी क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम में कोई नदियां प्रवाहित हो रही हैं और उनकी शाखाओं, जिस प्रकार वो शाखा बनाती है, जिस प्रकार वो एक प्रतिरूप बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? इस सारे के सारे प्रतिरूप को बोलते हैं वह प्रतिरूप। तो कुछ मुख्य नदियों के प्रतिरूप की हम बात करेंगे, अपवाह प्रतिरूप की बात करेंगे। सबसे पहले ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप। ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप, जिसको इंग्लिश में डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं, यह ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप एक पेड़ के आकृति की तरह होता है। जिस प्रकार एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है, उसी प्रकार जब कोई नदी अपवाह तंत्र बनाती है तो उसको ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप बोलते हैं। जिस प्रकार पेड़ का बीच में तना होता है और उस तने से अनेक शाखाएं निकली होती है, उसी प्रकार जब बीच में एक मुख्य नदी होती है, उस मुख्य नदी में सहायक नदियां आकर मिलती हैं, फिर उस सहायक नदी से फिर कुछ छोटी छोटी नदियां उससे मिलती हैं। तो जब इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है उसको ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रकार के प्रतिरूप अक्सर गंगा और गोदावरी के देखने को मिलते हैं। गंगा और गोदावरी ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप बनाती हैं। अब बात करें अरीय और अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप की। अरीय और अभिकेंद्री
प्रतिरूप एक दूसरे के उल्टे हैं। अर्य में क्या होता है, अर्य एक गुम्बदाकार होता है, इसका केंद्र का भाग गुम्बदाकार होता है, ये काफी ऊंचा होता है। काफी ऊंचाई होने के कारण जो नदियां हैं ढाल का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं में बहती हैं, हर दिशा में नदी बहती हैं। तो अलग अलग दिशाओं में ढाल का अनुसरण करते हुए जब नदियां नीचे की ओर बहती हैं, तो जब इस प्रकार का प्रतिरूप बन जाता है, इसको बोलते हैं अर्य प्रतिरूप, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसके विपरीत जब नदियां गहराई की ओर, नीचे की ओर, केंद्र की ओर बहती हैं, बाहर से केंद्र की ओर जब नदियां बहती हैं, इसमें केंद्र का भाग काफी निम्न होता है और इसके चारों तरफ जब उच्च भाग होते हैं, तो उच्च भाग में जब नदियां केंद्र की ओर बहती हैं तो इसमें बीच में एक झील बन जाती है। तो सभी नदियां एक झील में अपने जल को विसर्जित करती हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। अभिकेंद्री प्रतिरूप, इंग्लिश में इसको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों प्रतिरूप एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले वाले में क्या होता है, केंद्र का भाग काफी ऊंचा होता है और नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। दूसरे वाले में केंद्र का भाग निम्न होता है और चारों तरफ का भाग ऊंचा होता है, नदियां चारों तरफ से केंद्र की ओर बहती हैं। उसके बाद है जालीनुमा अपवाह तंत्र। जालीनुमा अपवाह तंत्र, इसमें मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और उसकी सहायक नदियां उसको समकोण पर काटती हैं। सहायक नदियां उसको समकोण पर काटती हैं। तो जब सहायक नदियां मुख्य नदी को समकोण पर काटती हैं तो एक प्रकार का जाली की आकार का एक प्रतिरूप बन जाता है, जिसको जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हिमालयी अपवाह के नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह के 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत के पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र है, मध्य में गंगा नदी तंत्र व पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह दक्षिण पश्चिम में बहती हुई लेह से भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए यह सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। सिंधु नदी तंत्र के 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जिसमें चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज व व्यास है। चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र के बाद बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। गंगा नदी तंत्र का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, इन दोनों ही नदियों के मिलने से गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है। गंगा इसकी मुख्य नदी है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गढ़वाल उत्तराखंड में, गढ़वाल से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। वहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी नदी देवप्रयाग तक आती है। देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा मिल जाने के बाद देवप्रयाग के आगे इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी की हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों में गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती तथा दामोदर व कोसी है। कोसी जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि कोसी नदी की वजह से काफी बाढ़ आती है बिहार में, और दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में काफी ज्यादा बाढ़ें आती हैं। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां उत्तर में आती हैं, उत्तर की ओर चलती हैं, जो गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, उनमें चंबल है,
बेतवा है, टोंस है, केन है, वह सोन है। ये मुख्य नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती हैं और ये सभी नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसी गंगा नदी तंत्र की वजह से जो उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्मित हुआ है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। उपजाऊपन होने के कारण यहाँ पर कृषि काफ़ी ज़्यादा होती है, कृषि की पैदावार काफ़ी अच्छी है और कृषि की पैदावार अच्छी होने के कारण यहाँ पर भारत की 50% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान 25% पूरे भूभाग को कवर करता है पूरे भारत के, लेकिन यहाँ पर इसी गंगा नदी तंत्र के कारण यहाँ पर 25% भूभाग पर 50% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो भारत के पूर्वी भाग में है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमयुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है, जहां पर इसे तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से पुकारा जाता है। सांगपो का अर्थ है पवित्र करने वाली नदी। यहाँ पर इसको सांगपो बोला जाता है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के पास यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। दिहांग के नाम से दिहांग यह नदी इसके बाद दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम में नदी जाते हुए बाईं ओर से यहाँ पर दिबांग, सिकांग और लोहिता नामक 3 सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। यह नदी आगे असम तक जाती है। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से पुकारा जाता है। असम के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्रा व गंगा नदी तंत्र दोनों मिलकर विश्व के एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियों में 2 प्रकार की नदियां देखने को मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां व अरब सागर में गिरने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत का भाग उच्च भाग है, पठारी भाग है। इस भूभाग से नदियां दोनों ही तरफ चलती हैं। कुछ नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियों में कृष्णा है, गोदावरी है, भीमा है, महानदी है। ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में मुख्य नदियां हैं ताप्ती, माही, लूनी। ये मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। धन्यवाद।